वो लेवल पे ही पास हुई हूँ, 200 पे पास होता है और 201 पे पास हुई थी मैं। सबसे बड़ी गलती होती है अकाउंट्स में कि लोग लिख के नहीं करते हैं, तो सबसे पहले कि लिख के करना चाहिए। तो लगता है कि भाई मेरे को ये क्वेश्चन आ गया, लेकिन एग्जैक्टली जब वो एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन वही जब एग्जाम में फेस करता है तब पूरे ब्लैंक हो जाता है। मैंने एक को पूरा सर की नोट्स में से पढ़ा, मैंने मॉडल में से बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। मैंने सिर्फ सर की जो नोट, हमारा पेपर में छूटने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम प्रॉपर उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे, उसको बार बार लिख के। ये एक थियरी, लेकिन इकोनॉमिक भी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और जिसको अगर प्रॉपर वे में कंसेप्ट पढ़ा एमसीक्यू पढ़े, कंसेप्ट पढ़ा एमसीक्यू पढ़े, अगर आपने वो नहीं किया ना, वो कंसेप्ट भी अधूरा रह जाएगा, और जब तक आप एमसीक्यू करने जाओगे तो वो कंसेप्ट भूल जाओगे। लॉ से मुझे भी बहुत डर लगता है, तो आप बता दीजिए कि आपने लॉ की प्रिपरेशन कहाँ से की, कैसे की और क्या मिस्टेक्स है। कहते हैं इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन मेरा मानना है समझदार इंसान वो है जो अपनी नहीं दूसरों की गलतियों से सीख लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ता है। सीए फाउंडेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को हम देखते हैं कि वो सेम गलती बार बार रिपीट करते हैं, जिसके कारण उनके अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते रहते हैं। अपनी गलतियों को पहचानने में भूल करना और दूसरों की गलतियों से नहीं सीखना, तो उससे क्या होता है कि सक्सेस आपसे बहुत दूर चले जाता है। इसी टॉपिक पर हम आज खास डिस्कशन करने वाले हैं, तो हमारे बीच मौजूद है सीएस मिथुन सर और हिया जादव, जो उन्हीं की एक स्टूडेंट थी और उसने सीए फाउंडेशन एक ही अटेम्प्ट में क्लियर किया है। तो आज हमारे डिस्कशन पॉइंट रहेंगे, एक स्टूडेंट सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करे, प्रिपरेशन के दौरान कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं दोहरानी चाहिए, और सक्सेस के लिए सही स्ट्रैटेजीज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये स्पेशल पॉडकास्ट विद सर एंड हिया। हेलो सर एंड हेलो हिया। पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बधाई हो आपको कि फाउंडेशन क्लियर कर लिया। पहले मुझे बता दो कि कितनी खुशी है। खुशी बहुत है क्योंकि मैं एकदम वो लेवल पे ही पास हुई हूँ, 200 पे पास हो जाऊँ, 201 पे पास हुई थी मैं, तो बहुत खुशी है उसकी। तो इसको हम लक फैक्टर भी बोल सकते हैं। हाँ। ओके, वेरी गुड। तो आई नो कि पेरेंट्स को और हिया को कितनी खुशी होगी कि जब खासकर जब आप 200 मार्क्स आपको चाहिए पास होने के लिए और आप 201 पर आके रुके हो, तो ये बहुत चमत्कार है। चलो तो बात करते हैं, ऐसा नहीं 200 मार्क्स भी लाना टफ है, राइट? क्योंकि बहुत लोग हैं, आपको भी पता है कि 1 लाख स्टूडेंट्स थे जो सीए फाउंडेशन के एग्जाम दे रहे थे, और उसमें से 20% ही रिजल्ट गए, यानी अप्रॉक्स 20 या 21,000 बच्चे पास हुए होंगे। तो आप उसमें 200 मार्क्स के साथ आ रहे हो, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो हम एक्चुअली ये पॉडकास्ट हम बना रहे हैं इस विषय पे कि सर हमको समझाएं कि, और हिया हमको बताए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना कैसे पॉसिबल है और आगे के स्टूडेंट्स को थोड़ा गाइडेंस मिल सके। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन, पहले अकाउंट सब्जेक्ट्स वाइज बात करते हैं, तो अकाउंट्स की बात करते हैं। तो सर अकाउंट्स की प्रिपरेशन कैसे और कहां से करें, और ये हम आपसे पूछना चाहेंगे कि मिस्टेक से कैसे बचना चाहिए, मतलब कौन सी मिस्टेक है जो आपको बार बार नहीं दोहरानी चाहिए। सबसे बड़ी गलती होती है अकाउंट्स में कि लोग लिख के नहीं करते हैं, तो सबसे पहले कि लिख के करना चाहिए। लिख के करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट का भी पता चलता है कि कितने टाइम में तुम सॉल्व कर सकते हो। और वर्किंग नोट्स की बात की, वर्किंग नोट्स नहीं लिख पाते हैं लोग, पेपर में नहीं लिखते, तो उसकी वजह से वो लोग मार्क्स नहीं देते हैं उसके भी, तो वो सबसे बड़ी गलती होती है। तो जैसा ये ने बताया कि ना, बच्चे खाली सुन लेते हैं ट्यूटर को, लेकिन जब लिखने के क्वेश्चंस आएंगे, या तो जब मॉड्यूल्स में से सॉल्व करना है, क्वेश्चन देखा आंसर देखा, क्वेश्चन देखा आंसर देखा, तो उनको लगता है कि भाई मेरे को ये क्वेश्चन आ गया, लेकिन एग्जैक्टली जब वो एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन वही जब एग्जाम में फेस करते हैं तब पूरे ब्लैंक हो जाता है। तो ये इसके पीछे एक ही कारण है, क्वेश्चन को बिना लिखे सॉल्व करना। तो बेटा आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा। दूसरा जो ये ने बताया वर्किंग नोट्स का, वर्किंग नोट शुड बी पार्ट ऑफ योर आंसर। बच्चे वर्किंग नोट को कैलकुलेशन में कैलकुलेटर पे ही कर देते हैं, और पूरा आंसर सही होने के बावजूद भी उनके 2 से 3 नंबर कट जाते हैं, क्योंकि वर्किंग नोट के भी वेटेज होता है, और जो अगर सही क्वेश्चन है लेकिन वर्किंग नोट मिसिंग है तो मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। और तीसरा जो इन्होंने बोला टाइम मैनेजमेंट को बोल के,
टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? तो टाइम मैनेजमेंट एक क्वेश्चन को कितने टाइम में करना चाहिए, जिससे क्या होता है हमारा पेपर में छूटने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रॉपर उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे, उसको बार बार लिख के प्रैक्टिस नहीं कर रहे, जिससे हमारा वही क्वेश्चन सही होता है, लेकिन जहाँ 20 मिनट में होना चाहिए वो 35-40 मिनट खा जाता है, जिससे हमारे जो क्वेश्चन है आगे के छूट जाते हैं। तो हमें लिटरली इन सर आपकी बातों से ये समझ में आ रहा है कि एक राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, फिर दूसरा टाइम मैनेजमेंट। तो डेफिनेटली टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर मेरे को कोई रिपोर्ट दी जाए करने के लिए एज अ सीए और वट एवर, आई एम द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी, ऐसा एज्यूम करते हैं, और आपने मेरे को कोई काम दिया, अगर वो काम 2 घंटे का है और मैं आपको शाम तक 8 घंटे में रेडी करके दे रही हूँ, तो डेफिनेटली इट डजंट मीन कि वो काम आपको आता है। सही बोल रही हूँ सर मैं? तो आपको जो काम 2 घंटे का है वो 2 ही घंटे में करना है और राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस करना है। तो सर अकाउंट्स के बारे में हमने ये बात की है, तो हम बात करते हैं इको सब्जेक्ट की। तो कहाँ से पढ़ना चाहिए इको? मैंने इको पूरा सर की नोट्स में से पढ़ा, मैंने मॉडल में से बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। मैंने सिर्फ सर की जो नोट्स थी उसमें से ही पढ़ा है। माइक्रो पूरा जो सर ने कॉन्सेप्ट समझाया था वही मैंने पढ़ा पूरा, और मैक्रो भी उसी में से पढ़ा मैंने। ओके, तो यू मीन टू से कि मॉड्यूल में जो था, या फिर मतलब मैं सिंपल ये पूछती हूँ कि पेपर, ठीक है आपने सर के मॉड्यूल्स पढ़े, तो पेपर अटेम्प्ट करते समय आपको कुछ लगा ऐसा कि यार ये मिस आउट रह गया, या ये नहीं था मॉड्यूल, मैंने जहां से पढ़ा वहां पे ये चीजें नहीं थी? नहीं, ऐसा तो नहीं था। ओके, जो कॉन्सेप्ट क्लास में चले हैं, जो आपके मॉड्यूल सर के जो नोट्स में है, सॉरी मॉड्यूल्स नहीं, सर के नोट्स में जो है वो आपने पूरे अच्छे से कवर किए? हाँ, पूरी कवर की थी मैंने सारे नोट्स। ओके, तो सर आप अपने नोट्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखो नोट्स के अंदर क्या होता है कि ना जो मॉड्यूल्स है ना वो थोड़ी सी बोरिंग टाइप है, स्पेशली इकोनॉमिक्स को लेकर बात की जाए तो इकोनॉमिक्स जो हम बच्चे 12th से पढ़ के आते हैं तो उनको लगता है कि ये पूरा एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है और ये एक थियरी, लेकिन इकोनॉमिक भी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और जिसको अगर प्रॉपर वे में ड्राफ्ट किया जाए, उसका पिक्चराइजेशन किया जाए, उसके अंदर कंसेप्ट वाइज उसको हाईलाइट किया जाए तो वो भी बहुत आसान हो जाता है, जो कि मैंने अपने नोट्स के अंदर दिया और बच्चों को उसी तरह से उनको समझाया कि इको में टाइम मैनेजमेंट या फिर क्या मतलब कैसे प्रिपरेशन करें, क्या गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, वो टॉपिक हमारा। सबसे बड़ी बात की माइक्रो में कॉन्सेप्ट समझना। माइक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट है जिसके अंदर सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो हो जाएगा, पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो पूरी थियोरी बेस्ड है, तो वो पढ़ोगे तो ही हो पाएगा, फुल्ली डीपली पढ़ना पड़ेगा उसको, डीपली कॉन्सेप्ट। हाँ। सर आप क्या कहना चाहते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में? देखो बच्चे क्या करते हैं स्पेशली इकोनॉमिक्स के अंदर वो सोचते हैं कि एक काम करते हैं थियरी को साइड में जाने तो एमसीक्यू तो आएंगे, डायरेक्टली एमसीक्यू सॉल्व कर देते हैं, लेकिन जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे और एमसीक्यू करोगे तो वो एमसीक्यू आपको रटोगे और रट के आपके कितने एमसीक्यू रटोगे, 1000-1200 एमसीक्यू होते हैं। पहला एमसीक्यू करने के बाद जब आप 100वें सपोज 50 पे भी जाओगे एमसीक्यू पे तो पहला एमसीक्यू याद नहीं आएगा आपको, इसलिए रटना नहीं है इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू को, आपको कंसेप्ट सीखना है। दूसरी चीज क्या होती है, बच्चे ना एमसीक्यू बोलते हैं कि पहले मैं क्या करता हूँ पूरे सारे चैप्टर्स कर लेता हूँ फिर बाद में एमसीक्यू करूँगा, वहीं पे बच्चों का सबसे ये जो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर सब्जेक्ट है वो एकदम खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक आप कंसेप्ट को एमसीक्यू से लिंक नहीं करोगे, कंसेप्ट पढ़ा एमसीक्यू पढ़े, कंसेप्ट पढ़ा एमसीक्यू पढ़े, अगर आपने वो नहीं किया ना वो कंसेप्ट भी अधूरा रह जाएगा और जब तक आप एमसीक्यू करने जाओगे तो वो कंसेप्ट भूल जाओगे, तो वो करने का कोई मतलब नहीं होगा। तो बेटर है आप क्या करो, कंसेप्ट के साथ एमसीक्यू को लिंक करो। तो सर आप थोड़ा सा और डीप में चल रहे हैं क्योंकि सर समझा रहे हैं तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो कॉन्सेप्ट के साथ एमसीक्यू मतलब आप क्लास में बच्चों को वैसे ही प्रैक्टिस करा रहे हैं? हम क्या करवाते हैं कि कंसेप्ट्स के बाजू में ये हमारे नोट्स में लिखा होता है कि ये एमसीक्यूज इस कंसेप्ट से रिलेटेड है, तो जब हम क्लास में भी करवाते हैं तो वैसा ही फॉलो करते हैं और जब बच्चा सेल्फ स्टडी करता है तब भी वो वैसे ही मेथड फॉलो कर रहा है, जिससे क्या होता है उसको कंसेप्ट बोरिंग नहीं लगता है और जहाँ पे भी कंसेप्ट उसको लगता है कि हाँ ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, जब एमसीक्यू पढ़ेगा और मालूम पड़ेगा कि हाँ ये कंसेप्ट में इस तरह से भी उसको समझना था तो उसके कंसेप्ट और पावरफुल हो जाता है। ओके, तो डेफिनेटली आपने एक चीज समझी, इको पढ़ने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रखनी है और कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के बीच में रिलेशन बैठाना है ताकि आपको पता चले क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं और आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो आपको आंसर सॉल्व करने में हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा। चलिए, तो इको के बारे में सर आप कुछ और बताना चाहेंगे, क्योंकि इको इज द सब्जेक्ट जो बच्चों को टफ लगता है, या फिर मॉड्यूल्स का क्या रोल है?
नहीं, इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छे से करो। माइक्रो इकोनॉमिक एक गेनर होता है, जैसे वो क्रिकेट के मैच में होता है ना पावर प्ले, जिसके अंदर शुरू के जो 6 ओवर होते हैं जिसमें खिलाड़ी अंदर होते हैं और आप उठा सिर्फ आपको बॉल वो खिलाड़ियों के ऊपर से मारनी है उठा के और आपका चौका नक्की है। वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को के अंदर 40 मार्क्स लाना, मैं बोलूँ 35 to 40 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं होती। ये कंसेप्ट्स होते हैं, कंसेप्ट अगर समझ लिया तो उसके एमसीक्यू आसानी से सोल्व है। हाँ, मैक्रो की बात करें, थियरी वहाँ पे ज़्यादा है, आपको पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, लेकिन माइक्रो इंटरेस्टिंग है और आपके गेन मार्क्स गेनर है। ओके, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। क्यूए, क्यूए कहाँ से पढ़े और कैसे प्रिपरेशन करें? क्यूए मैंने पूरा मॉड्यूल से किया था। मॉड्यूल में जो भी क्वेश्चन थे वो सारे सॉल्व किए थे मैंने, और सबसे ज़्यादा मैंने ओरली कैलसी पे ही करना ट्राई किया था कि रिटर्न फॉर्म में नहीं, पहले कैलसी पे ही जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कैलसी पे ही हो सके वो करना है। तो मॉड्यूल में पर सर आप अगर कुछ आइडिया दे पाए कि मॉड्यूल में इतने क्वेश्चन होते हैं कि दैट आर इनफ फॉर प्रिपरेशन? उसमें क्या होता है, पहला कोई भी सीए बच्चों के लिए जो टारगेट होता है वो मॉड्यूल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मॉड्यूल एक बेस होता है। और बच्चे क्या होते हैं कि इधर उधर कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस ढूंढते रहते हैं कि कहाँ से सॉल्व करें। ऐसा मत करो, पहले आप मॉड्यूल को अच्छे से करो। हाँ, अगर आपका मॉड्यूल हो जाता है तो सीए इंस्टीट्यूट के साइट पे ही मॉडल टेस्ट पेपर है लास्ट 10 ईयर्स के, वो सॉल्व करो। उसके बाद एमटीपी होती है, आरटीपी होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, दैट आर मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। और जैसा हिया ने बताया, टाइम मैनेजमेंट यूए के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप प्रॉपर टाइम पे नहीं करें तो आपका पेपर छूटेगा। तो आपको कैलकुलेटर पे जो स्पीड है, जो ट्रिक्स है, वो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो ये थोड़ा श्रीधर में आपने कुछ, आपके पास 12th में मैथमेटिक्स था? नहीं। ओके, तो ऑफ कोर्स क्यूए में फिर थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। ओके, तो श्रीधर ने आपको कैसे हेल्प करा क्यूए जैसे पास मतलब निकाल लेना? क्योंकि मैथ्स के स्टूडेंट यही चाहते हैं कि जैसे तैसे 40 नंबर क्यूए में। तो पवन सर की ट्रिक्स ने बहुत हेल्प की, क्योंकि हमने मैथ्स जो था वो बहुत पहले पढ़ा था, 2-3 साल पहले, तो वो पूरा याद तो नहीं था, पर हमें सर ने ऐसी ट्रिक्स बताई और ऐसे कॉन्सेप्ट समझाया कि हमें सब याद भी हो गया, प्लस हमें जितने भी सर ने फॉर्मूलाज थे वो भी अच्छे से समझाए, तो वो भी सब याद हो गया था हमें, तो वो ईजी लगा था। ओके, तो अभी क्यूए में हमारा एक क्वेश्चन और बाकी है सर, क्योंकि हम यहाँ पे मिस्टेक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि बच्चों को क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए ताकि आपका अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगे। तो क्यूए में बता दीजिए सर कि क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं बच्चे, तो उनका अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लग रहा है, या 2-2 3-3 अटेम्प्ट लगा रहे हैं और पीछे रह जाते हैं, या फिर दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में डिसीजन ले लेते हैं कि हमको नहीं करना। तो मिस्टेक्स के अंदर कौन सी मिस्टेक्स होती है, हिया ने बताया, सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करना। दूसरी होती है फॉर्मूला की लिस्ट। आप क्या करते हो, फॉर्मूला की लिस्ट ही नहीं बनाते। चैप्टर वाइज आपके पास फॉर्मूला की लिस्ट होनी चाहिए। वो आपको लास्ट जब मोमेंट होता है, जब आपका एग्जाम मोमेंट होता है, उस टाइम में आपको फटाफट क्विकली रिवीजन करने में बहुत हेल्प करता है। और दूसरा, आपको जो ABC क्वेश्चंस वाइज आपको रखना पड़ेगा। सारे क्वेश्चंस आप एग्जाम के दिन नहीं सॉल्व कर सकते, इसलिए जो एकदम सिंपल क्वेश्चन है उसको C कैटेगरी, जो एग्जाम से कुछ दिन पहले दिखना है उसको B कैटेगरी, और जो एग्जाम के दिन देखना है उसको A कैटेगरी। इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, ABC वाइज आपको मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चंस को नंबर्स देने पड़ेंगे। और वो बच्चे नहीं कर रहे, जिसका कारण होता है कि वो एग्जाम्स में फ्रस्ट्रेट होते हैं, कौन सा क्वेश्चन करें कौन सा नहीं करें। फॉर्मूला नहीं होता इसलिए वो याद नहीं कर पाते कि हमने कौन सा चैप्टर कहाँ पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पढ़ा था। तो ये मुझे एक बहुत अच्छा आंसर वो लगा कि हम दूसरे, अगर आप एग्जाम्स दे रहे हैं और हमें सुन रहे हैं, तो आप इसमें भी ये फॉलो कर सकते हैं ABC कैटेगरी जो आपने बोला, जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी। ये क्या है ABC कैटेगरी, आपको पता है? सर ने कभी आपको समझाई है? हाँ, हमें सर ने सबसे पहले जब हमने क्यूए शुरू किया था तभी सर ने बता दिया था हमें कि आप लोगों को ये ABC कैटेगरी रखनी है। ए ऐसा रखना है कि आपको जिस दिन एग्जाम है उस दिन आपको एक बार वो देखना ही पड़ेगा कंपलसरी। बी ऐसे कैटेगरी रखनी है कि आप देखो तो भी चलेगा, नहीं देखो तो भी चलेगा। और सी सबसे इजीएस्ट होता है, जो कि आपने बहुत पहले पढ़ा होगा फिर भी आपको याद रह जाएगा, वैसा होना चाहिए वो। ओके, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने क्वेश्चंस को ABC कैटेगरी दे सकते हैं, जो आपको लास्ट में रिवीजन में बहुत हेल्प करते हैं। ओके, कुछ और सर क्यूए के बारे में आप बताना चाहेंगे? नहीं, ये इनफ हो गया। और मैं बोलूँगा क्यूए के अंदर बहुत डेवलपमेंट होता है, इसलिए आप अलग अलग जगह पे सॉल्व करने मत जाओ कि मैं यहाँ ये ऑथर रिमूव करूँ, वो ऑथर। सीए मॉड्यूल इज सफिशिएंट हो जाता है।
उसी को करो, कंसेप्ट अपने क्लियर रखो, बाकी क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है, इसलिए ये होगा कंसेप्ट पर फोकस करो और वर्ड के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व। ओके तो अब सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, इसीलिए मैंने सबसे लास्ट में रखा है, जो पूरा लैंग्वेज पे ही डिपेंडेंट होता है कि लॉ लॉ की प्रिपरेशन कैसे करें। लॉ का सब्जेक्ट का नाम लेते ही के चेहरे पे बहुत हंसी है, क्योंकि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने 12th तक कभी नहीं पढ़ा और ना ही कभी मतलब हमारा उसके बारे में कोई हमारा लिंक हुआ होगा कॉमर्स के बच्चे का 12th तक। तो लॉ की प्रिपरेशन कैसे करें और आपको ये सब्जेक्ट कैसा लगा? ये सब्जेक्ट पहले जब मैंने स्टार्टिंग में शुरू किया था पढ़ना तो बहुत हार्ड लगा था, पर जैसे जैसे रोज पढ़ा मैंने तो मुझे धीरे धीरे वो इजी लगने लगा। और लॉ ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको रोज पढ़ना पड़ेगा डीपली, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको वर्ड्स भी समझने पड़ेंगे और याद भी करने पड़ेंगे, क्योंकि लॉ में आपको जो वर्ड्स मॉडल में दिए गए हैं वही आपको लिखने पड़ते हैं। तो केस स्टडीज भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। आप कॉन्सेप्ट पढ़ो तो उसके साथ साथ आपको केस स्टडीज भी करनी है, तो आपको पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट आपने जो पढ़ा है वो आपको आया है कि नहीं आया है। तो सर मैं तो ज्यादा इस सब्जेक्ट के बारे में बोलूंगी नहीं, ना ही पूछूंगी, क्योंकि मेरे को सब्जेक्ट के नाम से ही डर लगता है। आप ही बता दीजिए आगे कुछ बच्चों को लॉ के बारे में। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी, मैं ये बताना चाहूंगा कि लॉ जो सब्जेक्ट है, बच्चों के बीपी लो हो जाते हैं लॉ का सब्जेक्ट पढ़ने में। मगर अगर आप लॉ के सब्जेक्ट को उठाओ, उसके जो कंटेंट है उसको उठाओ, तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड एक्ट, कंपनीज एक्ट, ये सब कुछ प्रैक्टिकल अप्लाई होता है। अब अगर उसको आप खाली थियरी के रूप में लोगे तो उसको आपको बहुत डरेगा। दूसरी एक और चीज क्या होती है, इनिशियली शुरू में जब आप इसको चैप्टर्स को, क्योंकि ये अप टू 12th एग्जाम 12th स्टैंडर्ड तक आता नहीं है, इसलिए इसमें बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स आते हैं, तो शुरू में ही बच्चे घबरा जाते हैं कि इतने सारे टेक्निकल वर्ड कैसे आएंगे। लेकिन ये जो वर्ड्स होते हैं फर्स्ट टाइम आते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप चैप्टर्स को बार बार पढ़ते हो ये रिपीट होने लगते हैं, और जब ये रिपीट होने लगते हैं तो वो प्रैक्टिकल जो टेक्निकल वर्ड्स हैं वो आप हैबिचुअल हो जाते हैं, हाँ अब मैं इससे हैबिचुअल हो चुका हूं। तो शुरू में घबराना नहीं है लॉ सब्जेक्ट से। और दूसरा, लॉ सब्जेक्ट्स में जैसा हिया ने बताया, चैप्टर को इंटरलिंक करना, यूनिट वाइज को इंटरलिंक करना। और एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर ली जाए, 35 से 40 नंबर का वेटेज होता है। जब बच्चे क्या करते हैं, यूनिट 1 पढ़ते हैं तो यूनिट 1 के बाद डायरेक्ट यूनिट 2 पे आते हैं, तो फिर वो यूनिट 2 ही पढ़ते हैं, यूनिट 1 को भूल जाते हैं, फिर यूनिट 3 पढ़ते पढ़ते यूनिट 1 और 2 गायब। ऐसा मत करो। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ो तो एक यूनिट को कंप्लीट करने के बाद जब दूसरा यूनिट स्टार्ट करो तो पहले यूनिट को रिवाइज कर लो क्विकली। वो आपका हार्डली इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स। लेकिन क्या होगा, जब आप यूनिट 2 पढ़ोगे तो आपका यूनिट 1 कंसेप्ट क्लियर हो रहेगा मगज में, और यूनिट 2 की प्रिपरेशन हो जाएगी। जब यूनिट 3 पे जाओ तो 1 और 2 को रिवाइज करो, फिर 3 पे जाओ, फिर 4 पे जाओ, तो यूनिट 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि सबके सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर आपके पीछे के कंसेप्ट जितने क्लियर होंगे वो आपको मदद करेगा आगे के कंसेप्ट को और अच्छे से सीखने के अंदर। ओके तो सर क्या आप ये बता सकते हैं कि 40-50 मार्क्स लाना इजी है लॉ में? लॉ में इजी है अगर आप प्रॉपर नोट्स वगैरह बनाते हो। लॉ के अंदर कुछ पार्ट होता है थियोरेटिकल पार्ट, जैसे कंपनीज एक्ट है, उसमें मैं बोलूंगा कि वहां पे थियरी है। क्यों? क्योंकि वहां पे कंसेप्ट है कि आपको इतने पॉइंट्स याद रखने हैं, मतलब याद रखने हैं, उसका कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं होता। लेकिन जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स है, पार्टनरशिप है, वहां पे क्या है, वहां पे अगर आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हो, फ्लो चार्ट बना रहे हो, डायग्राम बना रहे हो और उससे उसको याद रख रहे हो, और आपको क्या करना है, वो बना के अपनी जो नोट्स है, मॉड्यूल है, उसके अंदर स्टिक कर दो। जब भी आप कंसेप्ट को पढ़ो उस फ्लो चार्ट को पहले देख लो, तो आपके मगज में पूरे कंसेप्ट क्लियर कि हाँ ये ऐसे, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये प्रोसेस होगी। और अब आप थियरी पढ़ो, आपको वो थियरी एकदम ईजी लगने लगेगी। ओके तो ये थे हमारे 4 सब्जेक्ट के बारे में। अब सर खाली आप ब्रीफ में थोड़ा सा बच्चों को या तो मोटिवेशन के लिए बोल दूं या पास होने का एक वो बता दीजिए कि बच्चों को क्या करना चाहिए लास्ट में कि वो पास हो जाएं, और जो बच्चे इस बार रह गए वो नेक्स्ट अटेम्प्ट देने के लिए तैयार हो, क्योंकि कई बार तो बच्चे एक अटेम्प्ट देने के बाद भी बोल देते हैं अब हमसे नहीं होगा। तो मैं ओवरऑल प्रिपरेशन की अगर बात करूं तो इससे मैं पहले एक एग्जांपल आपको बताता हूं। एक मूवी आई थी जॉनी लीवर की, जिसके अंदर उन्होंने क्या कहता, खिल्ली जो होती है उसको उल्टी पकड़ के दीवार के अंदर ठोक रहे थे, और वो खिल्ली जो जो से हैमर मारे जा रहे, लेकिन खिल्ली अंदर जा ही नहीं रही दीवार में।
फिर दूसरे भाई ने बोला कि ये खिल्ली इस दीवार की नहीं उस दीवार की है। फिर उन्होंने देखा हाँ अच्छा नॉक तो उसकी उधर है, तो वो दूसरी दीवार पे जाते हैं और उसको ठोकते हैं, वो आसानी से दीवार के अंदर खिल्ली चली जाती है। कहने का मतलब क्या होता है, अगर आप गलत डायरेक्शन से पकड़ोगे और गलत, फिर चाहे कितनी ही मेहनत करते रहो आप नहीं पास आउट होगे, लास्ट में सोचोगे कि नहीं ये सीए बहुत टफ है और छोड़ दोगे। सही डायरेक्शन पकड़ो, नोट्स अच्छे से बनाओ, सेल्फ प्रिपरेशन नोट्स रखो, दूसरे की नोट्स के भरोसे मत रहो, दूसरे की नोट्स की हेल्प लो, लेकिन उस पे से आप खुद की नोट्स बनाओ। एक लास्ट मिनट रिविजन्स रखो, क्योंकि ये जो सीए का जो सिलेबस होता है दरिया होता है, और दरिया में से कैसे आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं जो आपको एग्जाम के दिन करने हैं उसके नोट्स बनाओ, तो वो चैप्टर्स आपको, तो वो सीए का सिलेबस आपको इजी लगेगा, आप पूरा कवर अप कर पाओगे कंटेंट, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। तो सर ये जो बोलते हैं कि 40 मार्क्स लाना भी टफ टास्क है, तो क्या 100% पेपर ही टफ होता है, मतलब पूरा 100 मार्क्स का पेपर 100 के 100 टफ? देखो पेपर इजी होता है कि टफ होता है, वो हर एक बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। कितनी बार क्या होता है कि ना रूमर्स फैलाए जाते हैं, इस बार का पेपर के अंदर तो 60% रहने वाला है, 10% रिजल्ट रहने वाला है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, कितना परसेंट रिजल्ट होगा कितना नहीं ये कोई पहले से नहीं बता पाएगा, कोई पहले से ये नहीं बोल सकता कि पेपर कैसा आएगा। वो बच्चे की प्रिपरेशन बताती है कि वो पेपर इजी की टफ है। और दूसरी चीज अब मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखो जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, किसी के लिए वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होता है, किसी के लिए वो टफ सब्जेक्ट्स होता है। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन सा इजी सब्जेक्ट है और कौन सा टफ है। अगर कोई सब्जेक्ट टफ लग रहा है कोई बड़ी बात नहीं, उसमें आप अपना जो टारगेट है वो कम रखो, जो इजी सब्जेक्ट है उसमें टारगेट बढ़ा दो, ताकि आपको ओवरऑल सेट ऑफ करने में इजी रहेगा। जैसे हिया का रहा, यही रहा, हिया के जो कुछ इजी सब्जेक्ट है उसने क्या किया 60 के अंदर लेके आई, और जो थी मतलब कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिसके अंदर उसकी प्रिपरेशन इतनी नहीं थी या तो उसको टफ लग रहा था, उसके मार्क्स भले डाउन हो गए, लेकिन क्या हुआ ये डाउन वाले मार्क्स को जो हायर मार्क्स है उसने सपोर्ट किया, और जिसके कारण वो क्या हुआ ओवरऑल उसके 201 मार्क्स आए। तो सर अब बस हम लास्ट आपका और हार्डली 2 मिनट्स लेंगे कि आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो अभी फेल हुए और या फिर जो नेक्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं? देखो मैं ये बोलना चाहूंगा कि गिरते हैं ससवार मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। बेटा अगर आप सीए जैसे कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑफकोर्स वाली बात है, इतना टफ रिजल्ट रहता है तो उसमें फेल होना स्वाभाविक है। मन उदास मत करो, बस सही डायरेक्शन पकड़ो और लगे रहो। और मैंने बताया था स्मार्ट वर्क करो, क्योंकि कोर्स बड़ा है, कंटेंट बहुत ज्यादा है। स्मार्ट वर्क करोगे तो ही स्मार्टली पास हो पाओगे, खाली मेहनत मत करो। ये आप कुछ कहना चाहेंगे जो बच्चे अभी फेल हुए उनके बारे में? आपके भी डेफिनेटली कुछ रहे होंगे, कोई जानकार, दोस्त, रिलेशन। ये हो सकता है, इतना हार्ड भी नहीं है कि नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल तो नहीं है, करोगे तो हो जाएगा, तो करो और हो जाएगा। इजीली है, वैसे तो करना पड़ेगा उसके लिए, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है कि नहीं छोड़ देंगे अब नहीं हो सकता है, करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा हम बोले उससे अच्छा हम आपको हिया से बुलवा दें। हिया जैसे बोलते हैं कि सीए के अंदर मतलब आपको 10-10, 15-15 घंटे मेहनत करनी होती है, मार्केट में ऐसा रूमर होता है, क्या तुमको ऐसा फील हुआ क्या? नहीं, मैंने मैक्स टू मैक्स 5 आवर्स ही मैंने खुद ने पढ़ाई की है, तो मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगी कि किसी को कि 10 से 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ते हो। ये एक मेन क्वेश्चन था जो मैं भूल गई थी कि आप कितने घंटे पढ़ते हो। ये तो बच्चों की आप स्मार्टली स्टडी करो, भले 5 से 6 घंटे, पर आपको स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा। ओके, विदाउट डिस्ट्रैक्शन। राइट, ओके, ठीक है। तो सर ये थे हमारे साथ सीए मिथुन सर। तो सर आपके बहुत इम्पोर्टेंट जो टाइम है उसमें से आपने हमारे बच्चों के लिए कुछ टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हिया को वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बस एंजॉय करना है या इंटर की तैयारी करनी है? नहीं, अभी करनी है इंटर की। ओके, तो हिया लग गई है अपने इंटर में। स्टूडेंट्स ये हम भी थे, हम श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में। तो अगर आप सीए करने के बारे में सोच रहे हैं और आप हमसे कोई गाइडेंस चाहते हैं उसके रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप हमें विजिट भी कर सकते हैं। चांदखेड़ा अहमदाबाद में हम लोग हैं जो सीए फाउंडेशन की कोचिंग दे रहे हैं,
बहुत सारे बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया है। हम आपको यहाँ पे हमारे वन हैंड नोट्स देते हैं। अभी अभी आपने हिया से सुना कि वो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 2 CACS फैकल्टीज है और उसके अलावा जैसे हिया ने एक पवन सर का नाम लिया जो QA के मास्टर्स हैं, तो आपको यहाँ सुपर्ब गाइडेंस मिलने वाली है। तो CA के बारे में सोच रहे हैं तो विजिट करना मत भूलना।